हम तो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं साहब। हमें रातों को नींद नहीं आती, और अगर नींद आती तो हम केवल यूपीएससी टॉप करने का ही सपना देखते। लोग सोचते हैं लड़के को आशिकी का भूत सवार हो गया, देरों रातों तक ऑनलाइन मिलता है। उन्हें कौन समझाएगा कि हम बातों से नहीं रातों से लड़ते हैं साहब। हमें तो केवल लबासना का प्रपोजल का इंतज़ार है। हम तो कब का उसे प्रपोज कर चुके हैं, बस उसे हमें बुलाने का इंतज़ार है। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। अगर तुमको भी यूपीएससी टॉप करना है तो तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा और उठकर अपने सपनों के लिए लक्ष्मीकांत जैसी बुकों से लड़ना पड़ेगा। सुबह की शुरुआत इनसे नहीं बल्कि इनसे करनी पड़ेगी। और यूपीएससी का सिलेबस कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हम उसे 1 साल में या 2 साल में ख़त्म कर देंगे। जब आप बड़े होते हैं तब से आपकी स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ से शुरू हो जाती है कि आप अपने आसपास से कैसी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। छोटी सी बात कहूँगा, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर संभल जाए वही जीतता है बाजी। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से प्यारी लगने लगे। यूपीएससी के सफ़र में हर दिन हर रात ज़िंदगी के हर एक छोटे बड़े स्टेज पर तुम्हारी तैयारी होगी कि तुम अपने आप को किस तरह संभालते हो, उस मोमेंट को अपनी लाइफ में किस तरह प्रेजेंट करते हो, वो निगेटिव या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी ड्रीम या सपने को पूरा करने के लिए केवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे आप कितना समय दे सकते हो उसे दो। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम हो वो तुमसे तुम्हारा कीमती वक्त ही मांगेगा। फिर देखो, तुम जिसको जितना वक्त दोगे तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलेगी। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटी स्ट्रैटेजी को शेयर करूंगा। अपने तरीके से उसे सही कर लेना, फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कभी भी दूसरे की स्ट्रैटेजी से सफल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी और को क्या पता कि आपको क्या पसंद है और आप किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कंफ्यूज्ड और वीक हैं। तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्ट्रैटेजी कैसी थी। अब कहानी की तरफ चलते हैं। एक लड़का था जो एक गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ता था और उसे हिंदी भी ठीक से पढ़ने नहीं आती थी। उसे उसके टीचर उसे मंदबुद्धि होने के कारण उसे पप्पू नाम से बुलाने लगे। वह अभी 7वीं क्लास में ही था। उसे अपने खुद के बारे में सोचने की भी क्षमता उतनी नहीं थी कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा पढ़ने में अच्छे तो होते हैं, लेकिन सबको अपने से नीचे ही समझते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल के किसी भी टीचर को उनकी गलती दिखती ही नहीं है। लेकिन उन्हीं लड़कों के कहने पर पप्पू उनके साथ कोचिंग पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर दूर तक जाता था। पर उसे पता नहीं था कि किसी कोचिंग या स्कूल से वो इतना तेज नहीं हो सकता जब तक कि वह खुद ना जाने कि क्या सही और क्या गलत है, और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी जब तक ना बनाए। लेकिन उसके नाम का प्रभाव धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में हो रहा था। वह 2 साल कोचिंग में बर्बाद करने के बाद अब एक शहर में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि बाहर रहूँगा तो बोलने और रहने के बारे में सीख ही जाऊँगा। लेकिन बचपन की आदतें उसे वहाँ भी अंदर ही अंदर जीने नहीं देती थीं। लेकिन जब वह बचपन में कोचिंग जाता था तो जो लड़के उसके साथ कोचिंग जाते थे उनका कहना था कि वह बड़े होकर आईएएस बनेंगे। तो उसने पूछा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उनका कहना था कि ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे और यूपीएससी को क्रैक करना पड़ेगा। और उनकी बातों को कोचिंग के लड़कों और टीचर को भी लगता था शायद ये लोग
पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे तेज हैं, शायद ये लोग कर भी लेंगे। लेकिन उनका जो दोस्त है, इसका नाम कुछ तो और था, लेकिन उसे लोग पप्पू ही कहते थे। उस पर किसी को विश्वास ही नहीं था कि अपने ज़िंदगी में ये कुछ कर सकता है, खास करके यूपीएससी को क्रैक करना, जो एक स्टेट लेवल की परीक्षा है जिसमें लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं और सक्सेस कुछ ही लोग होते हैं। कुछ लोग इसे लक फैक्टर भी कहते हैं। लेकिन पप्पू अब बड़ा हो चुका था। उसने जो बचपन में सुना था वो बीज अब उसके दिल में पनप चुका था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो देना है। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसने ये खुद के लिए ऐसा सोचा और अपने आप से वादा भी कर लिया कि, और किसी को पता भी नहीं था कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वह 10th पास करके 11th में सीबीएसई बोर्ड में अपना एडमिशन करा लिया ताकि उसमें कुछ पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। ग्रेजुएशन तक जाते जाते ये सोचना उसके लिए सही भी था। पहले तो उसका एडमिशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि एक यूपी बोर्ड के लड़के को सीबीएसई बोर्ड में आना और काफ़ी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना कठिन था। किसी तरह उसका एडमिशन हो गया। धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आने लगी। उसने क्लास के सबसे कमज़ोर लड़के को अपना दोस्त बनाया, क्योंकि ऐसे दोस्त आपका पूरे मन से साथ देते हैं, और जो तेज होते हैं वो आपसे बोलने में भी हिचकिचाते हैं कि ये छोटी जाति का है, और या तो पागल समझते हैं कि यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में अपना एडमिशन करा लिया, बेवकूफ़ है। वह 2 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुका था कि दुनिया में रहना है तो कैसे रहो। पहले कभी भी बड़ा मत बनो, किसी के सामने ज़्यादा देर नहीं लगती नीचे गिरने में। वह जान चुका था। वह नॉर्मल लोगों की तरह रहकर ही अपनी जर्नी को स्टार्ट रखा। अब बाहर भी रहकर देख चुका था कि बाहर कुछ समय बाद क्या क्या परेशानियां आती हैं। बाहर बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो थोड़ा मुश्किल था। ऑनलाइन का ज़माना था। उसने अपने घर पर अपने काम की बुक लाकर पढ़ने लगा। कुछ समय बाद और भी हाई लेवल की एजुकेशन को पाने के लिए बाहर भी गया और मन से पढ़ने लगा, ताकि अब उससे कोई गलती ना हो जाए। रातें बीत जाती थी, लिखते लिखते अंगुलियां सूज जाती थी और सुबह कलम का पता ही नहीं चलता था कि कब ख़त्म हो गई, और कुछ ही समय में वह डिसलेक्सिया नाम की बीमारी का शिकार हो गया। लेकिन ऐसे में सही पहचान और सही मैनेजमेंट से लोग बाहर भी आ सकते हैं। ऐसे में आपको जब अकेला या कभी भी पढ़ाई के बाद स्ट्रेस महसूस हो तो तुरंत घर लौट जाएं। 2 महीने बाद फिर आप तैयारी कर सकते हैं जब आप इस बीमारी से बाहर आ जाएं, क्योंकि तब तक आप उस स्थिति में बाहर आ चुके होंगे। उस समय आपको खुला वातावरण मिला होगा जिससे आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा उसके साथ भी हुआ, लेकिन उसने हार ना मानी और फिर 6 महीने बाद यूपीएससी के सफ़र में चला गया। उसने अब अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई और खुद को फॉलो करना शुरू भी कर दिया। अब की बार उसका मेंस भी हो गया। अब बारी थी इंटरव्यू की। उसने 5 से 6 जगह मॉक इंटरव्यू दिया और उसको अंदाज़ा हो गया था कि क्या पूछ सकते हैं। उसने अपने खुद के ऊपर एक मॉक इंटरव्यू की 400 पेज की एक नोट्स भी बना डाली। उसे पूरा रिवाइज भी कर चुका था। उसका इंटरव्यू ठीक नंबर से निकल गया और वह आज रूम में गया और बहुत रोया कि वह बचपन को छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। वह गांव जाता है और रास्ते में वो कोचिंग मिलती है जहां वो बचपन में पढ़ने जाया करता था। पता चला उसके दोस्त जो बचपन में उसके साथ हमेशा कोचिंग जाया करते थे और उसे हमेशा नीचा दिखाते थे, आज भी वह पढ़ने में बहुत तेज़ थे और उसी कोचिंग में आज पढ़ाते हैं केवल 60,000 रुपयों के लिए, जबकि बचपन में उनके पिता एक सरकारी टीचर और दूसरे के पिता एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। लेकिन शायद वो बचपन की गर्मी
धीरे धीरे बड़ा होने के साथ शांत हो गई और जान गए कि उनका दोस्त उनसे मिलने आया है। तो वो मिलने तो आते हैं लेकिन उनका चेहरा कुछ और उनका मन कुछ और ही कहता है। वह अपने मन में ही दुख को लेकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लाइन कहूँगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। There is no big or small in life. History is witness that only the stupid people have created history. Live life as you like, but think what is wrong and what is right. Take important decision of life. Leave the rest to your action. Your journey start when you think of something good. Never make big people your friend in life. दोस्ती कभी भी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे हो जाती है वही लोग खास बन जाते हैं। यूपीएससी का सफ़र हम कई शहरों से करते हैं, उनको पाने के लिए हम रातों के करारों को सहते हैं। उनको पाने के बाद यकीन ही नहीं होता कि उनको रातों के करारों से ज़्यादा उनको हमारी बातें अच्छी लगती हैं। पढ़ते हैं तो सोते हैं, तेरे ख्वाब में लबासना हम खोते हैं। इंतज़ार तेरे बुलाने का हम दिल से करते हैं। वफ़ा न करना हमसे, तेरे रूठ जाने पर भी हम फिर से तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आप जब सफल हो जाएं हमसे ज़रूर मिलें। तब तक के लिए जय हिंद।